Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting branch of the physics, and that is optics. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑप्टिक्स जो है ना वो थ्री पार्ट में डिवाइड है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड पार्टिकल ऑप्टिक्स। तो जैसे हमने देख लिया था कि जो लाइट वेव्स है उसका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है। तो उसका वेवलेंथ इतना कम होता है कि वेव्स एक दूसरे के साथ बहुत ही नज़दीक होते हैं। तो सो दैट क्या होता है कि उसका जो पाथ है वो आप लीनियर अज्यूम कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाई यू कैन अज्यूम द पाथ ऑफ अ वेव प्रोपोगेशन इज अ टू बी अ इज टू बी अ रे। उसको एक रे के हिसाब से आप सोच सकते हो, एंड दैट इज व्हाई द होल ब्रांच न्यू ऑप्टिक्स इज क्रिएटेड एंड दैट इज नोन एज अ रे ऑप्टिक्स। तो इसके अंदर बेसिकली थ्री फिनोमिनन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। नंबर वन, रिफ्लेक्शन; नंबर टू, रिफ्रैक्शन; एंड नंबर थ्री, डिस्पर्जन और डिवीजन ऑफ लाइट। तो आई थिंक शायद हमने इन तीन फिनोमिनन में से रिफ्लेक्शन को कम्प्लीटली ख़त्म किया था, उसके बेस के न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस किया था। तो आज अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन का पूरा टॉपिक हमने खत्म कर लिया है, अब हम रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। चलो आप में से कोई मुझे बताएगा रिफ्रैक्शन क्या होता है? किसी को पता है रिफ्रैक्शन? Sir, bending of light due to change of medium. वेरी गुड। व्हेन एनी रे एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, then its path slightly going to be changed. It is deviated from its path. So that is known as a refraction. हाँ, unless and until the ray is entering perpendicularly. अगर कोई दो मीडियम के सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है तो उसका पाथ डेविएट नहीं होगा। बट अगर वो परपेंडिकुलर एंटर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली उसका पाथ डेविएट होगा, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज अ रिफ्रैक्शन। उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सो हम आज ये देखेंगे कि रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में अगर रे जाता है तो क्या होता है, और डेंसर में से रेरर में जाएगा तो भी क्या होगा, वो सारा चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। तो रिफ्रैक्शन फिनोमिनन क्या है वो तो आपको समझ में आ गया कि भाई व्हेन रे इज एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, except entering normally, then its path is going to be changed. Its path is direction of the propagation is slightly changed. So this deviation is known as a refraction phenomenon. So friends, there are some आपको पता है कि जैसे रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स थे, तो ऐसे रिफ्रैक्शन के भी कुछ रूल्स है। तो रूल नंबर वन, इंसिडेंट रे normal drawn at the point of incidence, normal drawn at a point of incidence, and refracted ray, all the three are in the same medium. तो इंसिडेंट रे, क्या आपके मोबाइल के अंदर ये रिफ्रैक्शन का फिगर दिख रहा है आपको? यस और नो? Yes, sir. तो आप देख सकते हो कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे, all the three are in the same plane. That is number one, rule number one. And rule number two, इंसिडेंट एंगल अगर आई है, इंसिडेंट एंगल अगर आपका आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब तो ये आपको पता है ना इंसिडेंट एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, कि इंसिडेंट रे के द्वारा नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे के द्वारा जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे के द्वारा जो नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इफ द इंसिडेंट एंगल इज आई एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आर, ये वाला जो एंगल है वो आर है, देन द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज रिमेनिंग ऑलवेज कांस्टेंट।
तो ये आप चाहे कोई भी इंसिडेंट एंगल पे आप अलग अलग इंसिडेंट एंगल पे आप इंसिडेंट कराते हो तो अलग अलग आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मिलेगा, बट ये दोनों का जो साइन फंक्शन का जो रेशियो है वो आपको ऑलवेज कांस्टेंट मिलेगा। आप चाहे कोई भी इंसिडेंट एंगल पे आप रे को इंसिडेंट कराते हो, तो अगर आप इंसिडेंट एंगल चेंज करोगे तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, बट वो चेंज ऐसा ही रहेगा कि दोनों का साइन फंक्शन का जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट इट कांस्टेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1। तो दिस आर द रूल्स ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिफाइन रिफ्रैक्शन एंड राइट डाउन इट्स रूल्स। तो ये क्वेश्चन वैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में। वैसे इस चैप्टर का जो गुजरात बोर्ड में इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 9 मार्क्स का है, और गुजरात बोर्ड के अंदर ऐसा है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू पूछेंगे इस चैप्टर, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछने वाले हैं। सीबीएसई के लिए भी ये चैप्टर का 8 या 7 मार्क्स का सीबीएसई में भी है, और उसमें भी एक बड़ा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर दोनों एग्जाम के लिए मतलब बोर्ड के लिए बहुत ही मायने रखता है। और बेनिफिट ये है कि आपका बेनिफिट ये है कि ये चैप्टर के थोड़े बहुत कंसेप्ट आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ भी चुके हो आप। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर हमने लास्ट में देखो ये रिफ्लेक्शन वाला पूरा टॉपिक हमने क्लियर किया था, और ये 14th क्वेश्चन जो था, जो मैंने आपको बोला था कि प्रिपेयर करना है आपको, तो ये भी शायद आपने प्रिपेयर किया हो। ये 14 तक हमने डिस्कस किया था। 15th क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, देखो। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोपगेशन ऑफ ऑब्लिकली इंसिडेंट रे। ऑब्लिकली इंसिडेंट मतलब ऐसा हो गया नॉर्मल नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ कुछ एंगल बना के इंसिडेंट हो रहा है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट enters the other medium changes at the interface of the two media. The direction of the ray changes at the interface of the two media. This phenomenon called the refraction of a light. एंड उसके रूल्स भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे फिर फिगर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो तो ठीक है। अब रूल्स क्या है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द interface at the point of incidence, these three lies in the same plane. That is number one. The ratio of a sine of the angle of incident and sine of the angle of refraction is always remains constant, and that constant is known as a refractive index of a second medium with respect to the first medium. तो ये आपको मतलब एज अ रूल याद रखना है कि भाई ये कहाँ से आया, ऐसा नहीं, इट इज अ रूल एक्चुअली। दिस इज नोन एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ स्नेल्स लॉ। इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आया फ्रेंड्स? नो, अरे कुछ बोल भी दो। यस सर। ओके, देखो अब एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट मैं एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। क्वेश्चन ऐसा है, डिफाइन नंदीश सुरेजा, नंदीश नंदीश define absolute refractive index and relative refractive index and obtain
जनरल फॉर्म ऑफ अ स्नेल्स लॉ। ये क्वेश्चन एक्चुअल में होना चाहिए था, बट वो आपके कंटेंट में नहीं है। देखो, सबसे पहले हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे। अब पहली बात यह है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो भी एक्चुअली रिलेटिव ही है। सो इट इज अ रिलेटिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी एक टाइप का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, बट किसके रिस्पेक्ट में? तो बोले वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो डेफिनेशन है वो ऐसा है कि अ रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। सो दिस इज डिफाइंड एज अ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इक्वेशन कहाँ से आया ऐसा नहीं पूछने का, बिकॉज ये इक्वेशन दिस इक्वेशन इटसेल्फ इज अ डेफिनेशन। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. Okay, so this is the definition of a absolute refractive index. अब relative refractive index क्या है? तो देखो, ये जो डेफिनेशन है एब्सोल्यूट, उसमें जो आप देख सकते हो कि जिसके रिस्पेक्ट में है ना, उसमें वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में है उस मीडियम में वेलोसिटी न्यूमरेटर में आता है, और जिसका वेलोसिटी है जिस मीडियम में प्रोपोगेट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन कर रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका वेलोसिटी डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम में वेलोसिटी डिनोमिनेटर में आता है, और जिसके रिस्पेक्ट में है उसमें वेलोसिटी न्यूमरेटर में आता है। तो दैट इज टू बी नोटेड। तो इसके द्वारा हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, so refractive index of a medium 2 with respect to medium 1. So refractive index of a medium 2 with respect to a medium 1 is defined as eta 21 of 2 with respect to 1। जिसका है वो पहले, जिसके रिस्पेक्ट में है वो बाद में। तो eta 21 इज इक्वल्स टू, तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि जिसके रिस्पेक्ट में है वो उसका, उसके मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऊपर लेना है आपको, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर वेलोसिटी डिनोमिनेटर में, उसके अंदर वेलोसिटी आपको डिनोमिनेटर में लेना है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 है, तो मतलब डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? V2 आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू 1 तो ऊपर V1 आ जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V1। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर रहे हो उस मीडियम के अंदर जो स्पीड होता है वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, और जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफाइन कर रहे हो उसका, उसके अंदर जो वेलोसिटी है वो आपको न्यूमरेटर में लिखना है। तो eta 21 is equals to V1 upon V2, but can I say it is also equals to C by V2 upon C by V1? क्या मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ C by V2 upon C by V1? C से मैंने मल्टीप्लाई किया, C से डिवाइड किया। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि ये C by V2 तो क्या होगा? इट इज अ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2, एंड C by V1 तो क्या हो जाएगा? eta 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। बट फ्रेंड्स इफ यू रिमेंबर, but we know Snell's law, sin I upon sin R was equals to also equals to eta 21, equation number 2. So from equation number 1 and 2, so we can say from equation 1 and 2 I can say sin I
upon sin r is equals to eta 2 1 and that is equals to eta 2 by eta 1. तो फ्रेंड्स मैंने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया बिकॉज उसके जो एक साइड जो था ना eta 2 1 वो तो सेम ही था, तो दूसरे साइड को कंपेयर कर दिया. तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि eta 1 sin I is equals to eta 2 sin r. Or I can also write like that, if the angle of incident is assumed to be a theta 1, angle of incident is assumed to be a theta 1, and angle of refraction is assumed to be theta 2, then you can also write this formula as a eta 1 sin theta 1 is equals to eta 2 sin theta 2. आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी. और फिर इसको अगर ऐसा नहीं लिखना तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि eta sin theta is equals to constant. P1 V1 is equals to P2 V2, then PV is equals to constant. तो ये eta sin theta is equals to constant हो जाएगा. तो ये जो है ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ द स्नेल्स लॉ दैट वी वांट टू प्रूव. तो ये आपका जो हो गया वो जनरल फॉर्मूला ऑफ द स्नेल्स लॉ. सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये प्रूव करके दूंगा कि अगर कोई रे रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो वो बेंट होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल. मैं प्रूव करके दूंगा. और अगर कोई रे डेंसर में से रेरर में जा रहा है, डेंसर से रेरर में जा रहा है, तो इट विल बी बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. वो नॉर्मल से अवे जाएगा. तो मैं वो प्रूव करके देता हूँ. बट किसको डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसको डेंसर बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर बोलेंगे. और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको ऑप्टिकली रेरर मीडियम बोलेंगे. देखो, मटेरियल डेंसिटी अलग चीज़ है. मटेरियल डेंसिटी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है. मटेरियल का डेंसिटी वो कंप्लीटली अलग चीज़ है, उसके साथ यहाँ पे कुछ मिक्सअप मत करो. मैं ये ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहा हूँ. डेंसर मतलब ऑप्टिकल डेंसर. तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो कम ऑप्टिकली डेंसर होगा, ऐसा कह सकते हैं. तो फ्रेंड्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंसर मीडियम है. अब फ्रेंड्स, स्नेल्स लॉ का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? तो बोले साइन ईटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. मतलब कहना इसे साइन थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ईटा कह सकता हूं मैं. इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर. तो ये साइन थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ईटा. अब सोचो कि अगर कोई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होना इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो रे है ना वो रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रहा है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होना मतलब रे कहाँ से कहाँ जाएगा? रेरर में से डेंसर में जाएगा. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर मैं अगर ईटा इंक्रीज करता हूँ तो साइन थीटा का क्या होगा? ईटा इंक्रीजेस बट साइन थीटा विल गेट डिक्रीजेस. ईटा इंक्रीज होगा बट साइन थीटा डिक्रीज होगा तो थीटा भी डिक्रीज होगा. मतलब अगर थीटा डिक्रीज होगा तो इसका मतलब कि अगर कोई रे रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो डिक्रीज होगा. तो डिक्रीज होगा तो वो दैट विल बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल. हाँ, टुवर्ड्स. एंगल को डिक्रीज करना है तो इट विल बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये प्रूव हो गया. ये क्या प्रूव हुआ कि अगर कोई रे रेरर में से डेंसर में जा रहा है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल डिक्रीज होगा, मतलब इट विल बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल. एंड वाइस वर्सा इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस मतलब अब वो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नहीं, अब वो जा कहाँ? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हुआ इसका मतलब कि वो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? डेंसर टू डेंसर टू रेरर बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिड्यूस हुआ तो मतलब कि अभी जो नया मीडियम आएगा उसका वो रेरर होगा. तो फिर
refractive index reduce होता है, तो according to the Snell's law, I should say the eta as eta decreases, then the sin theta should be increases. तो उसका मतलब कि थीटा भी इंक्रीज होगा, और अगर थीटा इंक्रीज होगा, थीटा को इंक्रीज करना है तो आपको रिफ्रैक्टेड रे को टुवर्ड्स द नॉर्मल आपको करना, उसको बेंड करना पड़ेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे। तो आपको Away. हाँ, तो सीधी सी बात है, मैंने ये प्रूव कर दिया कि अगर कोई रे डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहे कुछ भी हो, बट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, मतलब इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेयर बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये मैंने प्रूव करके दिया। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 वो तो मैंने कराया। 16th क्वेश्चन में ये है कि ड्रॉ द जस्ट डायग्राम ऑफ द रिफ्रैक्शन एंड टेल मी द कंडीशन। तो ये मैंने पूरा ये प्रूव कर दिया, अलग मेथड अलग हिसाब से प्रूव किया है कि भाई अगर ये साइन आई अपॉन साइन आई आर इज ग्रेटर देन 1, then sin I is greater than sin R, that is I greater than R. Hence, the refracted in ray bent towards the normal. थोड़ा अलग मेथड से प्रूव किया है मैंने, वो सिंपल कर दिया था कि भाई ईटा साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो साइन थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ईटा। तो ईटा बढ़ेगा तो थीटा एंगल डिक्रीज होगा, अगर ईटा डिक्रीज होगा तो एंगल बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से ये दोनों कंडीशंस प्रूव हो रही है। तो ये क्वेश्चन वैसे एमसीक्यू के लिए है, बट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर कोई रे रेयर में से डेंसर में जा रहा है तो वो क्या करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रेयर जा रहा है तो Towards the normal. टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर वो डेंसर टू रेयर जा रहा है तो Away from the normal. अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये चीज आपको पता है સર हाँ बोलो। સર sin i upon sin r constant છે તો આપણે એવું કહી શકીએ કે sin r અરે angle of inclination is proportional to refraction angle। सही बात है, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट आप इंक्रीज करोगे, तो वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका बढ़ता जाएगा। वो कंफर्म्ड है, सही बात है आपका, डेफिनेटली ऐसा होगा कि यहाँ पे जो साइन थीटा ईटा 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू ईटा 2 साइन थीटा 2, तो थीटा 1 एंड थीटा 2 साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2 आर इन द सेम इन प्रोपोर्शन। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते हैं तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी डेफिनेटली बढ़ेगा, वो कंफर्म्ड है। ओके हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 18, क्लियर आउट द मीनिंग ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी एंड द मास डेंसिटी। देखो मैंने पहले भी बताया कि मास डेंसिटी वो अलग चीज़ है। मास डेंसिटी क्या है कि इट इज़ अ मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो अलग चीज़ है। एंड यहाँ पे जो बात है वो ऑप्टिकल डेंसिटी की बात है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका वैल्यू है वो मटेरियल वो मीडियम ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम रहेगा। तो दोनों ये डिफरेंट ही टर्म है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज अ डिफरेंट थिंग एंड जस्ट मटेरियल डेंसिटी इज अ डिफरेंट थिंग। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट क्या ये आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स? Yes, Yes, sir. sir. ओके चलो ये क्वेश्चन नंबर 19 भी डिस्कस कर दिया। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स। देखो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो मटेरियल के ऊपर तो डिपेंड होता ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के ऊपर तो डिपेंड होता ही है, बट एक ज़बरदस्त चीज़ ऐसी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाँ मटेरियल के ऊपर डिपेंड होगा, कुछ हद तक वो टेम्परेचर के साथ भी वैरी होगा, बिकॉज अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो मटेरियल का कंपोजिशन में भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। बट एक और चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि फॉर द गिवन मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा समझ में आपको तकलीफ हो इस टाइप का क्वेश्चन है कि भाई हमको तो ऐसा ही लगेगा ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। यस, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल,
but the thing is it is also dependent on the incident ray, wavelength of the incident ray. तो ये आपको याद रखना है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमको तो ऐसा ही लगेगा कि वो मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हाँ वो मटेरियल के ऊपर तो डिपेंड है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है। और इसी के वजह से तो डिवीजन होता है, डिस्पर्जन होता है कि वाइट रे जो होता है सनलाइट, वो वाइट रे है, उस दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, but each color having different wavelength, each color is having a different wavelength. So when the white ray passed from the prism, so as all the 7 colors are having a different wavelength, so I can say all the 7 colors having a different, for the same prism they have a different refractive index. उसके मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 7 कलर्स जो है ना उसके सबके वेवलेंथ अलग अलग होते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि फॉर ऑल दिस 7 डिफरेंट कलर्स दे हैव अ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका वेवलेंथ सबसे कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे कम रहता है और उसका डेविएशन सबसे कम रहेगा। जैसे रेड कलर है ना, तो उसका वेवलेंथ जो है ना, मैंने उल्टा बोला, ऐसा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा। तो वायोलेट कलर जो है उसका वेवलेंथ सबसे कम है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि उसके लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ जितना कम इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, तो उसका डेविएशन भी ज़्यादा होगा। तो वायोलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, रेड का डेविएशन सबसे कम होगा। तो दैट इज़ वाई एज अ व्हेन द रेज आर इमर्ज्ड आउट फ्रॉम द प्रिज्म, when we incident only there will be only one wave, only one ray, but when it is emerged out from the prism it will be a 7 different colors, because ये सारे अलग अलग कलर्स के लिए प्रिज्म तो वही है बट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रहेगा। जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसके लिए वही प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, तो वो सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा, सो मतलब वायोलेट सबसे नीचे की साइड आएगा एंड सो ऑन। तो ये मैंने खाली एक स्टेटमेंट को समझाने के लिए सारा चीज़ मैंने आपको समझाया कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके। उसके बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। एब्सोल्यूट रिलेटिव मैंने एक क्वेश्चन जो लिखाया था उसके अंदर ये भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात भी थी। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू eta 21 is equals to v1 by v2 and eta 12 is equals to v2 by v1। तो फ्रेंड्स या क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ eta 21 is equals to 1 upon eta 21, eta 12 is equals to 1 upon eta 21, बिकॉज दोनों रेसिप्रोकल है ना। तो eta 12 इंटू eta 21 शुड बी इक्वल्स टू 1, कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, क्वेश्चन नंबर 17, 18 and 19 they are, and 20, these all questions are only for the SQ and MCQs। तो फ्रेंड्स अब रिफ्रैक्शन क्या है वो तो हमको पता चल गया कि भाई रे जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका पाथ थोड़ा बेंट हो जाता है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन क्या है वो तो हमने समझ लिया, और उसके बेस पे जितने भी थ्योरी थे, मतलब रिफ्रैक्शन क्या है उसके जो लॉज है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। बट अब हम कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पे ये रिफ्रैक्शन होता है उसके द्वारा कुछ बेनिफिट होता है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इन द वेरी फर्स्ट ऑफ दैम इट इज़ अ लेटरल शिफ्ट। शायद आपने ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा 10th स्टैंडर्ड के अंदर। सो लेटरल शिफ्ट क्या है वो मैं आपको बताऊं, थोड़े अच्छे से बताऊं, इसमें बराबर नहीं है।
तो अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है फ्रेंड्स, बोलो, अभी बोल भी दो, क्या नाम है टॉपिक का? लेटरल शिफ्ट। तो फ्रेंड्स जब कोई रे मीडियम में एंटर होगा और जब वो बाहर निकलेगा तो उसका जो पाथ है ना, उसका डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा बट थोड़ा डेविएट हो जाएगा। बताओ क्यों? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज कि ये कोई मीडियम है, उसके आजू बाजू में हवा है, एयर का मीडियम है, तो दिस इज द इंसिडेंट रे, अज्यूम दैट दिस इज द इंसिडेंट रे। ओके, सो फ्रेंड्स ये जो है ना वो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बट क्या वो इसी डायरेक्शन में जा पाएगा, यस और नो? क्या वो आफ्टर एंटरिंग इन द मीडियम, क्या वो इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर पाएगा, यस और नो? नो सर। बोलो नो। तो वो है ना रेरर में से डेंसर में जा रहा है, रेरर में से डेंसर में जा रहा है, तो क्या होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड। सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वो अगर रेरर में से डेंसर में जा रहा है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो ब्लैक कलर का मैंने ड्रॉ किया वो क्या हो गया फिर? रिफ्लेक्टेड रे। दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे। अब ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और यहाँ पे जो बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। तो ये रे जब मीडियम 1 के अंदर से मीडियम 2 के अंदर एंटर हो रहा है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा। अब वापस से क्या होगा, देखो वापस से एक बार फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, एक बार फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, बट अभी कहाँ से कहाँ पे चेंज हो रहा है देखो, तो अभी रे कहाँ से कहाँ पे जाएगा? Denser to rarer. सो नाउ इट इज गोइंग टू मूव फ्रॉम डेंसर टू रेरर। अभी वो डेंसर से रेरर पे जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? Away Away. from. अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और मैं बताऊँ आपको वो एग्जैक्ट क्या होगा पता है? ये जो इनिशियली इंसिडेंट रे था ना, तो उसी डायरेक्शन में वो वापस आ जाएगा। आप देख सकते हो कि उसका जो फाइनल डायरेक्शन है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है और वो होना ऑब्वियस है। पूछो क्यों? Q. क्योंकि क्योंकि चीज ऐसी है कि ऊपर देखो तो आप ये θ1 से θ2 हो रहा है, तो नीचे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा एंगल होना चाहिए? Theta 3. थीटा 3। θ2 ही आएगा। क्यों? बिकॉज आप देख सकते हो कि ये Z एंगल, करस्पॉन्डेंट एंगल। इज इट क्लियर? Yes, sir. और यहाँ पे वापस से मीडियम 1 वापस आ रहा है, तो अगर मीडियम 1 वापस आ रहा है तो वापस से थीटा, देखो ईटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ईटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इसका मतलब अगर ईटा 1 वापस आता है तो थीटा का भी क्या होना चाहिए? थीटा 1 वापस आना ही चाहिए। इज इट क्लियर? बिकॉज ईटा साइन थीटा कांस्टेंट है, तो अगर थीटा का वैल्यू वही जो है वो वापस आ जाएगा, तो ईटा का वैल्यू भी जो है ना जो होगा वही वापस आ जाएगा। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वापस से मीडियम 1 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर एंगल θ1 वापस आ जाएगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंट रे का भी एंगल θ1 है, इमर्जेंट जो बाहर निकल रहा है उसका भी एंगल θ1 है। तो इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे जो है वो दोनों एक दूसरे से, दोनों का एंगल सेम है। तो इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे दोनों कैसे हो गए, ऐसा मैं कह सकता हूँ एक दूसरे के पैरेलल। उसका मतलब ऐसा हुआ कि जो इमर्जेंट रे है
वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, उसको जहाँ से जाना है उसका डायरेक्शन तो वही रहेगा, उसका डायरेक्शन तो वही रहेगा, बट उसको जहाँ से जाना है उसके बदले वो थोड़ा नीचे से जाएगा, तो वो थोड़ा शिफ्टिंग हो जाएगा। और ये जो शिफ्टिंग है उसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? शिफ्टिंग है उसी को, Lateral shift. तो इसी को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो उसका डायरेक्शन जो शिफ्ट हुआ, उसको जहाँ से जाना है उससे थोड़ा ये डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, तो ये जो शिफ्टिंग है उसी को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो ये लेटरल शिफ्ट क्या है भैया, पता चला आपको? Yes, sir. तो when the ray is passed from the some cuboid type of prism, its direction will remains unvaried, but its location is slightly shifted from its real path. Its direction is remaining unchanged, but its position is shifted from its real path, and that shifting is known as a Lateral shift. lateral shift. एंड फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, इसका जो फॉर्मूला है ना उसका प्रूफ लास्ट सिलेबस में था, पास्ट बुक में था, बट अभी मैं जो आपको बोल रहा हूँ आपको डायरेक्टली याद रखना है। अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है, याद करना है, इसके बेस पे एमसीक्यू न्यूमेरिकल आएंगे। तो लेटरल शिफ्ट का जो फॉर्मुलेशन है वो मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं डायरेक्टली याद रखने का बोलता हूँ। तो लेटरल शिफ्ट का जो फॉर्मूला है तो वो कैसे मिलेगा? सपोज कि ये जो स्लैब है ना, जे ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो स्लैब है ना, उसका थिकनेस टी है, उसका थिकनेस टी है, तो हमारा जो लेटरल शिफ्ट रहेगा ना वो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, थिकनेस इनटू साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन कोस थीटा 2। इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बट वो अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, आप डायरेक्टली इसको याद रख दो। तो इट इज इक्वल्स टू t sin of theta 1 minus theta 2 upon cos theta 2. So this is the formula by which you are able to calculate the lateral shift when the ray incident like this kind of cuboid kind of prism. तो ऐसे प्रिज्म में से जब कोई रे निकलेगा बाहर तो इतना आपको लेटरल शिफ्ट मिलेगा। आपको याद रखना है टी क्या है, स्लैब का थिकनेस है, थीटा 1 एंड थीटा 2 इज ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो याद क्या रखना है, टी साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन कोस थीटा 2। एंड वन मोर थिंग, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बहुत कम है, इफ थीटा 1 टेंड्स टू 0 तो ऑटोमेटिकली थीटा 2 इज ऑल्सो टेंड्स टू 0 ही होगा। तो ऑन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 becomes only theta 1 minus theta 2, एंड कोस 0, कोस टेंड्स टू 0, कोस 0 तो 1 होता है। तो ये जो फॉर्मूला है सेकंड वन वो कब वैलिड होगा? ये सेकंड वन जो फॉर्मूला है वो कब वैलिड होगा? जब थीटा 1 एंड थीटा 2 आर वेरी स्मॉल, अदरवाइज नहीं। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इट इज अप्लाइड एवरी टाइम। तो ये जो है ना आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। और ये वाला जो लास्ट वन जो मिला वो कब अप्लाई कर सकते हैं आप? ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं? સર बोलो। સર થીટા 1 અને થીટા 2 તમે કહો છો બહુ જ નાનું હશે તો એ નોર્મલ પરપેન્ડિક્યુલર હશે કે सोचो। થીટા 1 અને થીટા 2 તમે કહો છો ટેન્સ ટુ 0 હશે એટલે બહુ નાનો એંગલ હશે ને, हाँ, તો પરપેન્ડિક્યુલર હશે એવું કહી શકાય? क्या परपेंडिकुलर? ને સર થીટા 1 ડિક્રીઝ થાય તો ઉપરની સાઈડ જશે ને? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। हाँ આ થીટા हाँ, थीटा 1 टेंड्स टू 0, तो तो वो जो आपका इंसिडेंट रे है ना वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री, मतलब वो 9 परपेंडिकुलर नॉर्मली एंटर होगा, ऐसा कह सकते हैं। बट वो 100% 0 नहीं करना है, बिकॉज 100% 0 करोगे ना तो रिफ्रैक्शन फिनोमिनन ही नहीं होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन ही नहीं होगा। बिकॉज आपको पता है कि रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या होना पड़ता है कि वेव को थोड़ा ऑब्लिक और थोड़ा इंक्लाइंड होना पड़ता है। तो हम यहाँ पे ऐसा मानेंगे कि वो 100% 0 नहीं है, 0 से थोड़ा तो ज़्यादा ही है,
इज इट क्लियर? हाँ सर। ओके, तो ये जो सेकंड फॉर्मूला मैंने डिराइव किया लेटरल शिफ्ट का, वो कब वैलिड होगा? इट इज वैलिड ओनली व्हेन θ1 एंड θ2 टेंड्स टू 0। तो ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हो। सो इसका प्रूफ भी लास्ट सिलेबस में था, 15-20 मिनट का काम है, बट वो हमको नहीं करना है अभी, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। इज इट ओके फ्रेंड्स? फिर यस सर। प्रूफ देखना है, फिर भी अगर आपको प्रूफ देखना है तो इसको दिया होगा, शायद दिया होगा, नहीं दिया, डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। चलो फ्रेंड्स, एक और चीज समझते हैं। फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि चलो आपने एक बकेट भरा, देखो हम क्या अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। तो पहले मैंने आज क्या किया, तो रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद रिफ्रैक्शन के कुछ रूल्स हमने डिस्कस किया, स्नेल्स लॉ का जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया। और अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ पे रिफ्रैक्शन फिनोमेनन यूज होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ पे रिफ्रैक्शन फिनोमेनन यूज होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। उसमें से हमने एक चीज, इसमें से हमने एक थ्योरी डिस्कस कर ली है कि भाई लेटरल शिफ्ट कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। बट एक और मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझाऊं। चलो सपोज कि आपने एक बकेट है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, पूरे बकेट में आपने पूरे बकेट को पानी के द्वारा फिल कर दिया है, और आप क्या करोगे, एक सपोज के 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ कॉइन को आपको डालना है 10 रुपीज़ कॉइन को पानी के अंदर, तो वो बकेट के अंदर नीचे चला जाएगा, उसके बकेट के फ्लोर पे आ जाएगा 10 रुपीज़ कॉइन। अब आप ऊपर उसको ऊपर से देखते हो तो आपको क्या फील होता है? आपने कई बार ऐसा किया होगा घर पे शायद, तो आपको क्या फील होता है? वो जो बॉटम होता है उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि उसका क्या होगा, आपको क्या फील होगा? कोई बताएगा मुझे? अरे सीधी सी तो बात है, आपने नहीं देखा कभी, ये एक्सपीरियंस नहीं किया कि पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को डाल देते हो नीचे और फिर ऊपर से देखते हो तो उसका क्या होता है, आपको क्या दिखाई देता है, आपको क्या फील होता है? वो जो ऑब्जेक्ट थी वो थोड़ा उसका शिफ्टिंग आपको मिलेगा, थोड़ा ऊपर की साइड आपको शिफ्टिंग मिलेगा। तो जब आप कोई पानी के जैसे डेंसर मीडियम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को डुबा देते हो, मतलब उसके अंदर डाल देते हो, और उसके बाद उसको आप ऊपर से ऑब्जर्व करते हो, तो उसका जो एक्चुअल डेप्थ है उसके वो अलग होगा, और आपको जो अपरेंटली दिखाई देगा, आपको जो दिखाई देगा वो डेप्थ भी अलग होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों? तो आज फ्रेंड्स, क्या कभी आपने ये घर पे देखा है इस टाइप का, फिर इसका वो सिचुएशन देखा है कि नहीं देखा है आपने, ये तो बता दो। Yes, sir. तो आप पानी के अंदर कोई हैवी ऑब्जेक्ट डाल दो और उसको ऊपर से देखो तो आपको डेफिनेटली ऐसा दिखाई देगा कि उसका जो लोकेशन है वो थोड़ा शिफ्ट ऊपर की साइड आ जाएगा, ऐसा आपको फील होगा। तो उसका एक्चुअल डेप्थ अलग होगा, उसका एपरेंट डेप्थ अलग होगा। तो अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। चलो कोई मुझे बताएगा कि हम कोई ऑब्जेक्ट को देख क्यों पाते हैं और कब पाते हैं, कोई बताएगा मुझे? वाई वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, ऐसा क्यों, हम ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं, कोई बताएगा मुझे? लाइट। हाँ, लाइट रेस के द्वारा। चलो पार्टिकल्स की वजह से, पार्टिकल्स नहीं, जो होते हैं एयर में। पार्टिकल्स की वजह से नहीं, लाइट जिसने बोला वो थोड़ा और एक्सप्लेन करो। चलो कोई बताएगा, आप कोई ऑब्जेक्ट को देख, एनीबडी? रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन नहीं, हाँ वो तो ठीक है, देखने के लिए रिफ्लेक्शन तो ठीक है, वो मुझे नहीं सुनना है। और कोई? Sir, color of light.
ड्यू टू ओके, और कोई? आप कोई ऑब्जेक्ट को कब कोई ऑब्जेक्ट को आप देख कब पाओगे? जब इसके अंदर से, जब ऑब्जेक्ट के अंदर से रेज आपकी आंख में आते हैं। क्या होता है कि सनलाइट जो होता है वो पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है और वहां पे रिफ्लेक्ट होने के द्वारा वो आपकी आंख में रेज आएंगे। तो जब वो रेज ऑब्जेक्ट के ऊपर से सनलाइट के लाइट रेज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अगर वो आपकी आंख में आते हैं तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस Yes, sir. ओके, तो ऐसा मान लो कि यहाँ पे कहीं पे नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जो रेज इसमें से बाहर निकलेगा और वो नॉर्मली इंसिडेंट करेगा ये दोनों मीडियम के इंटरफेस पे, तो उसका क्या होगा? इट विल गो स्ट्रेट अवे विदाउट द रिफ्रैक्शन, बिकॉज नॉर्मली जो रेज एंटर होता है उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है। और सपोज कि एक दूसरा भी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, वो हमने ऐसे यहाँ पे ऐसे इस तरह से इंसिडेंट कराया है। तो अब उसका क्या होगा? इट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो क्या होगा? इट विल गो स्ट्रेट अवे और इट इज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो क्या होगा? तीन में से अवे फ्रॉम द नॉर्थ। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो जा रहा था ऐसे, वो तो जा रहा था ऐसे, जा रहा था, जा तो वो ऐसे रहा था, बट उसका क्या होगा? थोड़ा उसका शिफ्टिंग हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या ये बात आपको समझ में आया? उसका जाना यस को ऐसा था, जाना तो उसको ऐसे था, बट वो थोड़ा शिफ्ट हो गया, रिफ्रैक्शन फिनोमेनन हुआ। अब सपोज के यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है और यहाँ पे इसका आंख है, तो उसको क्या दिखाई देगा? उसको रेज इस डायरेक्शन से आएंगे ऐसा दिखाई देगा। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो आईज होती है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है देखने का। उसके पास सेंस नहीं होता, उसको ऐसा पता नहीं चलेगा कि ये जो रे है ना वो रिफ्रैक्शन करके आया हुआ है, उसको ऐसा पता नहीं चलेगा। आँख का काम क्या है? देखने का। उसका वो तो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को देखेगा, कि जहाँ से रेज एंटर हो रहा है। तो उसको ऐसा पता नहीं चलेगा कि ये जो रे है ना वो रिफ्रैक्शन करके आया हुआ है, उसको ऐसा पता नहीं लगेगा। उसका तो काम क्या है? देखने का है। उसको तो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट दिखाई देगा जिस डायरेक्शन में से रे आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट उसको वहां पे ही दिखाई देगा जहां से रे आ रहा है। तो फिर ये आंख को कहाँ पे दिखाई देगा ऑब्जेक्ट? उसको क्या फील आएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ये ओला पोला ऑब्जेक्ट क्या है? तो भाई उसके सामने जिस डायरेक्शन में से रे आता है उसी डायरेक्शन में उसको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, मतलब उसको ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ ऐसा दिखाई देगा। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? हाँ सर। फ्रेंड, सो फाइनली वी कम टू नो दैट आप जो डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो थोड़ा आपको शिफ्ट अप साइड उसका थोड़ा शिफ्टिंग हो जाता है, ऐसा आपको फील होता है। उसका रीजन क्या है वो आपको पता चला। इज इट ओके फ्रेंड्स? ओके, तो अब मैं है ना आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये प्रूफ नहीं है कि रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ का प्रूफ नहीं है, बट मैं थोड़ा प्रूव करके आपको दे रहा हूँ, उसको थोड़ा प्रूव करके दे रहा हूँ मैं। तो आई एम गोइंग टू प्रूव द रियल रिलेशन बिटवीन द रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। बट मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ, देखो सपोज के पानी के अंदर मतलब डेंसर मीडियम के अंदर आपने कोई हाइटेड ऑब्जेक्ट को डाला हुआ है, इतना उसका डेप्थ है, हाइटेड ऑब्जेक्ट है, तो वो बाहर से अगर आप देखते हो तो उसको आपको कितना दिखाई देगा? सपोज कि कोई इतना लंबा कोई ऑब्जेक्ट हमने उसको पूरा कंप्लीटली उसको यू जस्ट इमर्ज्ड द होल ऑब्जेक्ट, हाइटेड ऑब्जेक्ट, उसका सपोज के हाइट जो है वो HO है, तो बाहर की साइड से आप देखो तो आपको क्या दिखाई देगा?
उसका हाइट आपको ज्यादा दिखाई देगा, फील होगा या कम फील होगा? ज्यादा दिखाई दे। अरे ये है एक्चुअल हाइट, और बाहर से देखोगे तो आपको कितना दिखाई देगा? इतना ही दिखाई देगा। तो वो कम दिखाई देगा कि ज्यादा दिखाएगा? कम। ऑब्जेक्ट, हाँ, ये ऑब्जेक्ट का जो डेप्थ है वो एच ओ है, बट बाहर से आप देखोगे तो वो आपको एच आई ही दिखाई देगा, यहाँ तक ही दिखाई देगा। मतलब सपोज कि ये एक ऑब्जेक्ट पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा पूरा वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, और वर्टिकल ऑब्जेक्ट का हाइट जो है ना वो एच ओ है, तो आपको क्या दिखाई देगा बाहर से? उससे कम ही दिखाई देगा। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, सपोज कि आपने अमिताभ बच्चन को पानी में डुबा दिया, अमिताभ बच्चन को पानी में डुबा दिया, और फिर उसको बाहर से देखोगे तो आपको अमिताभ बच्चन नहीं दिखाई देगा। हाँ, वर्टिकल डुबाया हुआ है, वैसे वर्टिकल डाला हुआ है, तो आप बाहर से देखोगे तो आपको अमिताभ बच्चन नहीं दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा? अमिताभ बच्चन को पानी में पूरा डुबा के रखा हुआ है, और उसको आप बाहर से देखोगे तो आपको अमिताभ बच्चन नहीं दिखाई देगा, आपको जया बच्चन दिखाई देगी। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। और वाइजे वर्सा, सपोज कि आप पानी के अंदर हो, आप पानी के अंदर हो, और बाहर, पानी के बाहर हवा में जया बच्चन खड़ी है, तो आप पानी में से जया बच्चन को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको जया बच्चन नहीं दिखाई देगी, आपको क्या दिखाई देगा? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन अमिताभ दिखाई। बच्चन। समझ में आया? पूरा चीज ऐसा होता है। तो अब मैं है ना, ये एक्चुअल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ के लिए इक्वेशन एक डिराइव करूंगा। चलो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल है वो θ1 है, और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो η1 है, और ये जो एंगल है वो अज्यूम कर लेते हैं कि θ2 है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स η2 है। तो चलो मुझे ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल? θ1। ऑब्वियसली वो θ1 ही होगा। तो अगर ये θ1 है तो ये कितना होगा? θ1। और मुझे ये बताओ यहाँ पे कितना होगा? तो ये θ2 होगा। चलो, क्या ये आपको समझ में आया? यस और नो? यस यस सर। चलो अब ऐसा मान लो कि ये जो है ना वो x है, इसको x अज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए। चलो अब इसको पॉइंट P अज्यूम करो। तो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द स्नेल्स लॉ। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P। चलो पॉइंट P पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। तो η1 sin θ1 हटा सा1 की घटा इज इक्वल्स टू हटा सा1 की घटा वंस अगेन η1 sin θ1 इज इक्वल्स टू η2 sin θ2। बट जब आप कोई ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आप थोड़ा ऊपर से ही देखते हो, आप थोड़ा ऐसे मतलब इंक्लाइन होके नहीं देखते। आप कोई बकेट को देखते हो तो ऊपर से ही देखते हो। मतलब मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि जनरली ये θ1 का वैल्यू कितना होता है जनरली? बोलो मुझे बताओ। जनरली ये θ1 जो है ना वो टेंड्स टू 0 होता है, बिकॉज आप ऑब्जर्वेशन जो करते हो वो एग्जैक्टली ऊपर से करते हो, वो टेंड्स टू 0 होता है, एंड इट इज टेंड्स टू 0, तो θ2 भी टेंड्स टू 0 होगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो व्हेन द थीटा टेंड्स टू 0 देन sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा, ये होता है। સર सकता हूँ, हाँ बोलो। સર θ1 એ તો આપણા એંગલથી 0 ને, પણ એમ તો θ1 તો હવે ફ્રોમ ધી નોર્મલ જાય છે, તો हाँ વધારે ના તો? बट वो होगा तो 0 ही, टेंड्स टू 0। देखो आप देखो ये जो रेज है ना वो आपकी आंख में आ रहा है, बट जनरली आपकी आंख यहाँ पे होती है, तो ये तो फिर क्या होगा कि ये पूरा डायग्राम जो है ना वो थोड़ा सिंक होगा, मतलब ये पूरा डायग्राम मतलब ऐसा नैरोवर हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो ऑन दैट सर्कमस्टेंसेस θ1 एंड θ2 बोथ इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? अभी मैंने ऐसा ही रे अज्यूम किया था कि जो आपकी आंख में यहाँ पे अगर आपकी आंख रखते हो तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रहा है वो मैंने अज्यूम किया फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी। बट जनरली क्या होता है कि हम यहाँ से देखते हैं, तो आपको बहुत ही कम रिफ्रैक्शन वाले रेस को ही कंसिडर करना पड़ेगा।
इज इट ओके? हाँ सर। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% जीरो है, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो कम होगा जो भी होगा वो। इज इट ओके? हाँ सर। ओके। हाँ। तो थीटा टेंस टू जीरो, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा। तो eta1 इज इक्वल्स टू eta2 थीटा2 लिख सकते हैं हम क्या? अब फिगर को देख के मुझे बताओ कि थीटा1 के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए, tan थीटा1 के बदले क्या लिखना चाहिए? बताओ tan थीटा1 मुझे क्या लिखना चाहिए? x/hi। वेरी गुड। आप देख सकते हो ये ट्राइंगल, तो इट विल बी x/hi। और यहाँ पे tan थीटा2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? लुक एट द बिग ट्राइंगल, तो क्या होगा? x/, अब ये x गेट कैंसल्ड, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर hi/ho को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हैं, तो hi/ho इज इक्वल्स टू eta1/eta2, hi/ho इज इक्वल्स टू eta1/eta2। तो ये है ना, ये दैट इज eta1 जो है ना वो रेरर है, eta रेरर अपॉन eta डेंसर। बट ये eta रेरर अपॉन eta डेंसर आपको कंफ्यूज करेगा, बिकॉज राइट नाउ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द रेरर मीडियम एंड द ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम। कभी उल्टा भी हो सकता है, तो फिर उल्टा रेशियो आ जाएगा। तो फिर मैं आपको एक शॉर्टकट में दे रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है, इसको याद नहीं रखना है। आपको याद क्या रखना है मैं बताऊं, आप चाहे चाहे आप रेरर में से ऑब्जर्व करते हो या चाहे आप डेंसर में से ऑब्जर्व करते हो, बट अभी जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो ऑलवेज वैलिड है। तो ये जो शॉर्टकट है ये आपको याद रखना है, लिखना हो तो लिख भी दो कि रिलेशन बिटवीन द apparent height hi and the real height ho is equals to eta upon eta, in the denominator the refractive index of the medium where the object is placed, and in the numerator refractive index of the medium where the observer is there। तो ये आपको ऑलवेज याद रखना है, ये सबके लिए वैलिड है, कोई भी डेंसर चाहे कुछ भी हो, तो ये जो फॉर्मूला है वो सब के लिए वैलिड है एवरी टाइम। तो hi/ho is equals to eta upon eta, in the denominator eta object, that is the refractive index of the material where the object lies, and in the numerator eta observer। चलो, क्या ये चीज़ आपको समझ में आया फ्रेंड्स? ये आपको याद रखना है। डेंसर रेरर, रेरर डेंसर आपको कंफ्यूज कर देगा, बट ये ऑलवेज वैलिड है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे eta2 आया, ऊपर eta1 आया। तो eta1 क्या है? जहाँ पे ऑब्जर्वर है। eta2 क्या है? जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, देख सकते हो। तो डिनोमिनेटर में ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट जहाँ पे है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, न्यूमरेटर में ऑब्जर्वर जहाँ पे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया? ये जो है ना वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। हाँ, रिलेशन लिख दिया है लास्ट में, प्रूफ नहीं दिया हुआ है, रिलेशन लिख दिया है, रिलेशन लिख दिया है, प्रूफ नहीं दिया हुआ है। बट ये प्रूफ, ये पूरा चीज समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस सर। यस। तो फ्रेंड्स देखो ये पूरा एक रे डायग्राम बना के दिया हुआ है और समझाया है कि भाई जो डेप्थ, रियल डेप्थ जो होता है उसके अपेरेंट डेप्थ कुछ कम हो जाता है, और उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो ये जो याद रखने का बोला ना, ये मत याद रखो, ये याद मत रखो, बिकॉज ये तो आप जब ऑब्जर्व करते हो रेरर मीडियम में से, तो ये आपका होगा फॉर्मूला। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा। तो आपको क्या याद रखना है? ये पूरे थ्योरी में आपको एक ही चीज़ याद रखना है, थियोरी को भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही चीज़ याद रखना है। और वो क्या याद रखना है फ्रेंड्स? याद क्या रखना है फ्रेंड्स आपको? ये क्या हुआ? ओके, हाँ ये आ गया। चलो, तो क्या याद रखना है भैया? आपको एक ही चीज़ याद रखना है, एंड दैट इज hi/ho is equals to eta upon eta, in the denominator eta object, and in the numerator eta
ऑब्जर्वर, बस ये याद रखो, दैट्स इट। आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है थ्योरी में। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, Yes, sir. sir. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ये लेटरल शिफ्ट थ्योरी आपको 2 मार्क्स 3 मार्क में प्रिपेयर करना है। उसका जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड नहीं है। तो उसका फॉर्मूला जो है ना, ये तो जो दिया है वो दैट इज़ वैलिड ओनली फॉर द स्मॉल एंगल ऑफ दैट इज स्मॉल एंगल। तो एक फॉर्मूला ये लेटरल शिफ्ट का भी लिख लो ना आप। मैं लिख रहा हूँ, आप लिख लो, ये फॉर्मूला भी लिख लो। लेटरल शिफ्ट का जो फॉर्मूला है वो ये है, टी इंटू साइन ऑफ θ1 माइनस θ2 अपॉन कोस θ2। एक ये फॉर्मूला है, और ये तो कब आप अप्लाई कर सकते हो? स्मॉल इंसिडेंट एंगल के लिए। चलो फ्रेंड्स, एक और चीज हम रिफ्रैक्शन के लिए लेने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाई सन वी लुक द राइज ऑफ द सन 2 minutes earlier, and why we experience the sunset 2 minutes later than it actually it's happened। तो क्या ये 10th में ये आपको आया हुआ है ये कंसेप्ट? हाँ, आप जो सनराइज देखते हो एक्चुअल सनराइज नहीं है। एक्चुअल सनराइज उसके 2 मिनट के बाद होता है। आपको 2 मिनट अर्लियर आपको यू विल सी, यू आर एबल टू सी द सनराइज 2 मिनट अर्लियर। एंड सिमिलरली सनसेट जो होता है ना, वो आपको 2 मिनट लेट दिखाई देता है। एक्चुअली सनसेट तो 2 मिनट के पहले ही हो जाता है, बट आपको थोड़ा लेट दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्या ये कुछ ऐसा कुछ आपको 10th के स्टैंडर्ड में आया था? हाँ, So friends, you will be surprised by knowing that the reason behind it is also the refraction। इसके पीछे भी रिफ्रैक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या किया? हमने आज रिफ्रैक्शन क्या है वो पढ़ा, रिफ्रैक्शन के लॉज हमने डिस्कस किए, और हमने ये भी पता किया कि जो रे जो डेंसर में से अगर रेयर में जाएगा तो वो बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, एंड रेरर में से डेंसर में जाएगा तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगा। डेंसर में से रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो भी पिता किया। और प्रैक्टिकल लाइफ में रिफ्रैक्शन के द्वारा जो कुछ फिनोमिनन होता है वो हमने डिस्कस किया। कौन कौन से फिनोमिनन? तो नंबर 1 हमने लेटरल शिफ्ट क्या होता है वो डिस्कस किया, उसका फॉर्मूला डिराइव तो नहीं किया बट वो सीखा हमने फॉर्मूला, नंबर 1। नंबर 2 हमने ये एपेरेंट हाइट एंड रियल हाइट के बीच में रिलेशन भी डिस्कस किया, उसका भी फॉर्मूला हमने डेरिवेशन किया। अब जो थर्ड फिनोमेनन है कि why we see the sunrise 2 minutes earlier and why we are seeing the sunset 2 minutes later, ऐसा क्यों? तो वो अब हम पढ़ेंगे, बट उसके पीछे भी रिफ्रैक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। अब कैसे, मैं बताऊंगा आपको। देखो, कोई मुझे बताएगा कि सनराइज या सनसेट कब होता है? आप किसको सनराइज या किसको सनसेट बोलते हैं, किसी को पता है? जब हॉरिजॉन से नीचे चला जाता है सन। हाँ, जब जैसे सन होराइजन से ऊपर आएगा, होरिजन से सन ऊपर आएगा तो वो सनराइज होगा, उसके नीचे जाएगा तो सनसेट होगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? बराबर है? यस और नो? हाँ के ना तो बोल दो। Yes. अच्छा, मुझे बताओ, एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन इज हियर। तो क्या सनराइज हो गया है कि नहीं हुआ है अभी? वो देखो, आप देख सकते हो होराइजन के नीचे है, तो सनराइज हो गया कि नहीं? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, बट तो भी अब होगा क्या पता है आपको? देखो, होगा ये कि ये जो रेज है ना सन में से, तो देखो सन तो इट इज अ इनफाइनाइट सोर्स ऑफ द एनर्जी, उसमें से रेज तो सन रेज तो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो ये जो सन रेज है ना वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में आ गए। अब होता क्या है कि एटमॉस्फेयर के ऊपर का जो एयर है ना, वो ऑप्टिकली रेरर है। यहाँ पे ऐसा होता है कि एयर का डेंसिटी, मटेरियल डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों साथ के हिसाब से चेंज होता है। एयर जितना
कम डेंस रहेगा उस उतना ही उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम रहता है, और एयर जितना ज़्यादा डेंस रहेगा उतना उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा रहता है। तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का जो लेयर है, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं आप? उसके वो जो एयर है उसका डेंसिटी थोड़ा कम है, और नीचे के जो एयर है उसका डेंसिटी ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी उसका ज़्यादा है। तो रे जब एटमॉस्फेयर में से नीचे की तरफ आएंगे तो कौन से मीडियम में से कौन से मीडियम में एंटर हो गए? जो रेज ऊपर से नीचे आएंगे तो वो कौन से मीडियम में से कौन से मीडियम में एंटर हो गए? Rarer to denser. रेरर टू डेंसर। अब वो रेरर टू डेंसर जा रहा है तो क्या होगा उसका? बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेरर टू डेंसर तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बोले अगर रेरर टू डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। होता क्या कि ये जो रे है ना, सन का रे, वो अब रेरर टू डेंसर जा रहा है तो उसका थोड़ा बेंडिंग होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो फिर ये सर बैंड होके वो अपनी हमारी आंख में आएंगे। अब आपको पता है कि आंख का काम तो क्या है? उसको ऐसा नहीं पता रहता है कि भाई ये बैंड होके आया हुआ है। उसका काम तो क्या है, जिस डायरेक्शन में से रे आएगा उसको उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो फिर ये आंख को ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा? जिस डायरेक्शन में रे आया हुआ है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो आंख को ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड दिखाई देगा। तो एक्चुअल में सन है कहाँ पे? तो सन बोले है तो अभी होराइजन के नीचे, बट हमको क्या दिखाई देगा? हमको क्या दिखाई देगा? होराइजन के ऊपर। तो हमारे लिए ये क्या हो गया? हमारे लिए ये क्या हुआ? सनराइज हो गया, बट एक्चुअल में क्या हुआ है क्या? में तो नहीं हुआ है। तो वही तो बात है कि हमको ये जो सनराइज है वो 2 मिनट पहले दिख जाता है। और ये 2 मिनट कहाँ से है वो भी मैं आपको समझा दूँ। 2 मिनट कहाँ से है वो भी मैं आपको समझा दूँ। ये जो एंगल होता है ना वो 0.5 डिग्री होता है। ये जो एंगल होता है वो 0.5 डिग्री होता है। अब मुझे ये बताओ कि 24 आवर्स में अर्थ का रोटेशन कितनी बार खत्म होता है? एक बार। तो मुझे ये बताओ कि ये 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर, राइट? यस और नो? 0.5 डिग्री एंगल ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो ये जो टाइम है वो 0.5 इंटू 24 डिवाइड बाई 360। तो फ्रेंड्स अब इसको है ना, आवर को मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। आवर को मैंने मिनट में कन्वर्ट किया तो ये 60 हो जाएगा। 24 इंटू 60 मिनट्स। अब ये मिंडी कैंसल, 6 6 जा 36 एंड 6 4 जा 24। 0.5 इंटू 4 क्या होता है? 2 मिनट्स। तो फ्रेंड्स ये 2 मिनट कहाँ से आया वो भी आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स? हाँ सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिफ्रैक्शन के जो पूरा कंसेप्ट था वो मैंने आपको, देखो मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसमें मैंने क्या कराया आपको? तो बोले रिफ्लेक्शन थ्योरी मैंने आपको सिखाया। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको क्या कराया? तो रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करा दिए। अब आज का जो थर्ड लेक्चर था तो उसमें मैंने क्या कराया? मैंने रिफ्रैक्शन का पूरा फिनोमेनन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट में क्या कराऊंगा आपको? रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल। हम अब रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ, खत्म कर रहा हूँ। तो क्या किसी को कुछ पूछना है इसमें से?